So we'll go ahead with PYQs of NEET. पहला क्वेश्चन, द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V shown in the figure is. तो हमको एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया है, इसका हमको RMS वैल्यू पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक एट द सिग्नल तो तुमको ये समझ में आएगा कि हाफ टाइम पीरियड के लिए 0 से t/2 के लिए सिग्नल इज V0, फिर t/2 से t तक के लिए सिग्नल इज अगेन 0. गुड. तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द RMS वैल्यू. पहले तो ये बताओ RMS वैल्यू कैसे फाइंड करते हो. RMS वैल्यू कैसे फाइंड करते हो? इज इट एवरेज? यस. किसका एवरेज? हाउ डू यू फाइंड आउट RMS वैल्यूज? इट इज रूट मीन स्क्वायर. किसका रूट मीन स्क्वायर? पोटेंशियल का, क्योंकि पोटेंशियल का पूछा तो पोटेंशियल का. और ये RMS वैल्यू हाफ साइकिल भी डिफाइन होता है कि फुल साइकिल भी डिफाइन होता है? फुल साइकिल. तो 0 से t तक तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इफ यू लुक, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के देता हूँ आपको. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो दिस कि जब टाइम के वैल्यू 0 से ज़्यादा और t/2 से कम ऐसा है तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो V0 है. इफ यू सी 0 से t/2 तक कितना है? V0. और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन t/2 है और लेस देन और इक्वल टू t है, t गुड, तो कितना है? अरे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 0. हाँ तो बोलो 0 है, तो v इक्वल टू क्या है? 0 है. अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको. इफ यू रिमेंबर, हमने RMS वैल्यूज फाइंड करते वक्त, इफ यू रिमेंबर, RMS वैल्यू फाइंड करते वक्त हमने पहले इसका स्क्वायर लिया था. एंड हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज वैल्यूज? याद है क्या? 0 से t v स्क्वायर dt, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to t dt. ऐसा ही करते हो ना जो हमने एवरेज पावर फाइंड किया था, एवरेज हमने RMS वैल्यू फाइंड किया था, तो ऐसा ही तो करते हैं उसको. तो पहले स्क्वायर निकालो, पहले मीन स्क्वायर निकालो. ये मीन स्क्वायर है, इसका क्या लोगे बाद में? रूट. गुड, वेरी गुड. अब प्रॉब्लम क्या है, जिनका मैथ्स है उनको थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं पूरा समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर बेसिकली तुमको मैथ्स रिवाइज करना चाहिए. तो इफ यू लुक एट द फंक्शन, ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो हाफ साइकिल में कांस्टेंट वैल्यू है V0 और अगले हाफ साइकिल में 0 वैल्यू है. तो ऐसे केस में हमको इंटीग्रल्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ता है, 0 से t/2 और t/2 से t तक. तो ऐसे केस में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t/2 v स्क्वायर dt प्लस t/2 से t v स्क्वायर dt. तो बेसिकली यू हैव टू स्प्लिट द इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि जो फंक्शन था वो फंक्शन 0 से t/2 तक उसकी वैल्यू अलग थी, t/2 से t तक उसकी वैल्यू अलग थी, तो तुमने उसको स्प्लिट कर दिया. गुड. देन यू हैव v RMS स्क्वायर इक्वल टू, ये नीचे तो t है. अच्छा, ये t/2 से t तक v की वैल्यू कितनी है? 0. तो इंटीग्रल भी क्या आएगा? 0. तो उसको सॉल्व करना नहीं, सिर्फ सॉल्व इसको करना. तो याद आएगा इंटीग्रेशन. अच्छा, ये v स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? v की वैल्यू क्या थी? V0. और ये V0 कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ. तो कांस्टेंट कहाँ आएगा? बाहर. तो उसको बाहर लिखेंगे हम लोग वैसे, 0 से t/2. दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट. सो v RMS स्क्वायर, V0 स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to t/2 अपॉन t. तो V0 स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t आता है 0 से t/2 तक अपॉन t. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो V0 स्क्वायर बाई t, t/2 माइनस 0. तो ये क्या आ जाएगा? V0 स्क्वायर बाई 2. बराबर. गुड. तुमको पूछा क्या था? तुमको पूछा था RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तुमने अभी MS वैल्यू निकाला है, तुमने अभी मीन स्क्वायर निकाला है, इसका रूट लेना बाकी है. तो जब इसका रूट लोगे, रिमेंबर ये मीन स्क्वायर है, ये रूट मीन स्क्वायर नहीं है, क्योंकि तुम अभी तक यहाँ पे स्क्वायर लिए थे. अगर तुमको रूट मीन स्क्वायर चाहिए तो इसका क्या करोगे? रूट लोगे. तो भी RMS क्या आएगा?
v0/√2, तो v0/√2 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। So before we go ahead to the next question, remember number one, this is NEET PYQ, which means कि तुमको मैथ्स यहाँ पे लगने वाला है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स तुमको बेसिक फॉर्म के पता होना चाहिए। एंड देन इसका एक शॉर्टकट सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन इज देयर इज नो सॉल्यूशन, सिंपल है, देयर इज नो सॉल्यूशन। क्यों नहीं? क्योंकि करना ही नहीं था सॉल्व। क्यों नहीं करना था सॉल्व? जब दिख रहा है हमको कि फुल वे में से सिर्फ हाफ वे में v0 कंट्रीब्यूशन है, अगले हाफ में तो है नहीं, तो पहले तो वो जो t/2 से t का इंटीग्रल है वो करने का मतलब ही नहीं बनता, पॉइंटलेस है वो। तो सिर्फ तुम हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करोगे 0 से t/2, उसमें भी क्या इंटीग्रेट करोगे? कुछ नहीं, v0² तो वैसे भी बाहर आएगा, वो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन सिर्फ रह गया किस पे? dt पे। 0 से कहाँ तक? t/2, वो तो t/2 होता है कि नहीं? और नीचे t बैठा हुआ है क्योंकि तुम एवरेज कर रहे हो, तो नीचे t है, तो t/2 और t t कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना बचा? 2। ऊपर क्या बचा? v0²। रूट ले लो, v0/√2। ये इतना सब क्यों किया तुमने? करना ही नहीं चाहिए था। तो यू हैव टू नो दिस कि इतने सारे स्टेप्स, बेसिकली ये आंसर 0 स्टेप्स में आता है, 0। तो जिनको अभी भी नहीं समझा, मैं समझा देता हूँ। पहली बार आरएमएस वैल्यू की जब बात होती है तो फुल साइकिल पे एवरेज होता है। फुल साइकिल मतलब इतना पार्ट। अब फुल साइकिल पे जब एवरेज होता है तो डिनोमिनेटर में फुल साइकिल का टाइम आता है, दैट इज टी, तो डिनोमिनेटर में टी है। अब तुम इंटीग्रेट करो फुल साइकिल में से हाफ साइकिल पे, t/2 से t तक तो वोल्टेज है ही 0, तो वो तो कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। आएगा कहाँ से? हाफ साइकिल से। और हाफ साइकिल में भी तो v0 कांस्टेंट है, तो जब इंटीग्रेट करोगे तुम तो v0² वैसे भी बाहर निकालने वाले हो, तो v0² न्यूमरेटर में है, t नीचे है। इंटीग्रेट किस पे किया? टाइम पे। कितना टाइम के लिए? 0 से t/2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t/2? t/2। तो t/2 v0²/t, tt कैंसिल, तो v0²/2 अंडर रूट लिया, तो v0/√2। तो जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देन वैसे इससे भी शॉर्टकट बताओ, इससे भी और सिंपल, इससे भी सिंपल। यू नो व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज? हाँ, क्या था वो फॉर्मूला? क्या था? पीक वैल्यू बाय √2। तो इधर पीक वैल्यू कितना है फिर? v0/√2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an AC circuit, V and I are given by V equal to 100 sin 100t volts and I equal to 100 sin 100t plus pi/3 milliampere। ये मिली को छोड़ मत देना। The power dissipated in the circuit is, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। अभी तुमको याद है क्या, कल तुमको मैंने एक पैथेटिक और पुअर जोक बताया था? ट्रू पावर is apparent power। what is apparent power? ERMS into IRMS। तो जिनको पैथेटिक जोक नहीं पता, कल का लेक्चर देख लो, इनटू पावर फैक्टर। ओके गुड। ये ERMS होता है पीक वैल्यू बाय √2, ये होता है पीक वैल्यू बाय √2, और ये फेज डिफरेंस π/3 है, क्योंकि π/3 है यहाँ पे, π/3। अब सिर्फ गलती क्या होती है, ये जो तुमको मैंने बोला मिली एम्पियर में, ध्यान नहीं देते मिली एम्पियर में, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा जब तुम पीक वैल्यू की मतलब I0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तब। तो ये जो 10⁻³ अगर नहीं लिखा तो आंसर तुम्हारा गलत हो सकता है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज? 100, तो 100/√2, और ये √2 चलो ठीक है। व्हाट इज I0? 100/√2। व्हाट इज कॉस ऑफ π/3? cos 60 1/2 कितना होता है? 1/2, और ये 10⁻³ लिखना पड़ेगा, तुमको वापस बोल रहा हूँ, 10⁻³ मिली एम्पियर की वजह से आया। अब ऐसा है, ये 2 और 2 मतलब ये √2 2 और 2 4, ऊपर एक 100 है ना, तो ये चलो ठीक कोई बात नहीं, ये 10⁻² और 10⁻³ तो कितना हो गया? -1 हो गया ना, हो गया। तो ये एडजस्ट कर लिया, ये 100 बचा और नीचे 4 बचा। तो आ गया 1 और
25, तो 2.5, तो 2.5 watt should be the average power. Option number C. So next question, अगला क्वेश्चन, next question. Power dissipated in an LCR series circuit connected to AC source of EMF E is, वापस से पावर डिसिपेटेड पूछा है इन एन LCR सर्किट, तो वही वापस से वही फॉर्मूला है, वही पावर डिसिपेटेड इज ERMS IRMS cos phi. गुड. अब देखो या तो ऐसा कर लो या अदर वे राउंड बताता हूं मैं. यू सी, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, डू यू सी ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर, मतलब इसका मतलब आई नहीं लिखना है, मतलब आई नहीं चाहिए. तो अभी कैसा है कि तुमको पावर डीसी सर्किट के पावर का फॉर्मूला याद है क्या? क्या क्या था? E इंटू आई, मतलब ये फॉर्म है ना था. हाँ, दूसरा क्या था? आई स्क्वायर आर. तो तुम वो भी कर सकते हो, आई आर एम एस स्क्वायर. आर को यहाँ पे लिखते हैं जेड, क्योंकि ये एसी सर्किट है, तो आर की जगह पे क्या लिखोगे? इम्पेडेंस. पक्का? अरे ऐसा ही होता है. लुकिंग एट मी लाइक दिस, व्हाट इज ERMS? इज इट नॉट IRMS इनटू जेड? हाँ कि ना? हाँ तो लिखो ना IRMS इनटू जेड इनटू IRMS. क्या आ गया? आ गया ये. गुड. देन यू ऑल्सो रिमेंबर इट वॉज V स्क्वायर बाय R, डीसी सर्किट. तो यहाँ पे क्या बनेगा? ERMS स्क्वायर बाय जेड कॉस फाई. पक्का? अगर वो भी नहीं मानना है तुमको, नहीं तो फिर मत. व्हाट इज I? व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू I. व्हाट इज I? V बाय R. व्हाट इज V बाय R? E बाय Z. तो डालो यहाँ पे E बाय Z, तो E इंटू ई स्क्वायर बाय Z हो गया. तो अभी देखो ये तीन फॉर्मूला है. लुक एट द ऑप्शन एंड टेल मी कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा सूटेड फॉर्मूला है. नहीं, सबसे ज्यादा सूटेड कौन सा है यूज करने के लिए? तुम्हारे पास I दिख रहा है क्या करंट में? इसमें ऑप्शन में करंट है क्या? नहीं, तो सिर्फ ई स्क्वायर है ना. तो मुझे बताओ तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? हाँ, थर्ड वन. वेरी गुड. गुड. अब डू यू ऑल्सो रिमेंबर इम्पेडेंस ट्राइंगल? तो ये इम्पेडेंस ट्राइंगल जो था, ये कौन था? जेड. ये था रिएक्टेंस का साइड, XL माइनस XC. ये कौन था? R. ये क्या था? फाई. व्हाट इज कॉस फाई? cos phi. Cos is adjacent side upon hypotenuse. R by Z. Therefore, from equation number 1 and 2. Therefore, from equation number 1 and 2, you have average power equals to, ये कौन है? ERMS का स्क्वायर अपॉन कौन है? Z. साथ में कौन है? cos phi. cos phi क्या है? R by Z. तो तुमको फॉर्मूला क्या मिल गया? एवरेज पावर इक्वल्स टू ERMS स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर इंटू R. हो गया. पक्का. व्हाट इज ERMS? इज इट नॉट पीक वैल्यू बाय? अच्छा, यहाँ तो दिया ही ERMS है, हमारे लिए अच्छा कर दिया. ERMS को क्या बोला है? E स्क्वायर R. व्हाट इज इम्पेडेंस बाय द वे? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. वो अंडर रूट था, हमारे पास Z स्क्वायर है. तो रिमेंबर ये रूट के अंदर आता है, लेकिन हमने क्योंकि Z स्क्वायर लिखा है तो वो कैंसिल हो जाएगा. हो गया. तो ए स्क्वायर बाय R. आंसर इन टर्म्स ऑफ XL है क्या? नहीं, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है. ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया. क्या हो गया? व्हाट इज XL? ओमेगा L. व्हाट इज XC? 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर. देखो तो है क्या ऑप्शन ए स्क्वायर R अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का स्क्वायर. डन. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी विल बी सॉल्विंग, खासकर तो नीट के एंड सम ऑफ देम आल्सो फ्रॉम JEE मेंस एंड CET के, तो सारे ही, ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग 2 से 3 स्टेप्स के अंदर खत्म होते हैं. कंडीशनल कि तुमको
बेसिक्स डीसी सर्किट्स के भी याद होंगे तो भी चलेगा। सपोज अगर तुमको डीसी सर्किट्स में याद होता कि जो पावर है वो v²/r है, अगर ये याद होता तो ये याद होता तो। अभी डीसी सर्किट तो है नहीं, ये तो एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में v²/r नहीं v²/z लिखते हैं, और v नहीं लिखते, v RMS लिखते हैं, और पावर एवरेज होता है, और जब एवरेज पावर हो तो इसके साथ पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो तुम्हारा 2 स्टेप के अंदर आंसर आएगा, और वो cos फाई आता है इम्पीडेंस ट्रायंगल से, एडजेसेंट साइड होता है r, हैपरेंस होता है z। तो उसके अगले स्टेप में तुमको ये समझ में आया होगा कि ये cos फाई है r/z, और ये जो v है उसको उन्होंने e बोला है, तो e²/r, और z का स्क्वायर क्या होता है r² प्लस xl, व्हाट इज xl, ओमेगा l माइनस xc, व्हाट इज xc, 1/ओमेगा c का स्क्वायर। हो गया तुम्हारा आंसर खत्म, डन। 2 से 3 स्टेप का काम था। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आइडियली स्पीकिंग। अगला क्वेश्चन, a small signal voltage v of t equal to v0 sin omega t is applied across ideal capacitor। तो हमने एक आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाया है। कैपेसिटर में कौन लीड करता है, कितने से लीड करता है? तो आप ऑप्शन नंबर बताओ। अच्छा ठीक है, करंट लैग करता है क्या? नहीं। तो ये आएगा क्या? नहीं। और अ फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। यस, सही बात है, सही है ना? कैसे सही है? हमने थ्योरी में देखा है। थ्योरी में देखा था क्या? एवरेज पावर फॉर अ कैपेसिटर या इंडक्टर क्या होता है? 0। चलो ठीक है, तुमको वो भी याद नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो भी नहीं याद ना, तो अभी मैंने तुमको अभी ये बताया, क्या बताया कि एवरेज पावर क्या होता है? VRMS IRMS cos फाई। कैपेसिटिव सर्किट में या इंडक्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू कितनी होती है? π/2। अगर फाई की वैल्यू π/2 हो गई तो cos ऑफ फाई कितना आ गया? 0। तो एवरेज पावर कंज्यूम कितना हो गया? 0। तो देखो ऑप्शन नंबर बी। तो इसको सॉल्व तो करना ही नहीं था, तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जोक है। In an AC circuit, the EMF E and current I at any instant are given respectively by E equal to E0 sin omega t, I equal to I0 sin omega t minus फाई। तो कौन लीड कर रहा है? EMF, क्योंकि करंट लैग कर रहा है। माइनस है, माइनस मतलब लैग करना, तो कौन लीड कर रहा है? EMF। चलो ठीक है, जो भी लीड लैग करे हमको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज पावर पूछा है आपको 1 साइकिल में। अभी हम वही तो बात कर रहे थे। एवरेज पावर क्या होता है? ERMS IRMS होता है कि नहीं ऐसा? ERMS IRMS साथ में कौन? cos फाई। वेरी गुड। व्हाट इज RMS वैल्यू? पीक वैल्यू बाय √2। तो यहाँ पे पीक वैल्यू कितनी बोली हुई है? E0 बाय √2। करंट का पीक कितना है? I0 बाय √2 cos फाई। व्हाट इज √2 इंटू √2? 2। तो क्या हो गया? E0 I0 बाय 2 इंटू cos फाई। E0 I0 बाय 2 इंटू cos फाई। डन। अगला क्वेश्चन क्या लिखोगे? इसमें कुछ लिखने ऐसा नहीं है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग टू राइट। A 100 ohm resistance and a capacitor of 100 ohm reactance मतलब R और XC 100 are connected in series across 220 volt source। 220 मतलब RMS value of voltage। When the capacitor is 50% charged, the peak value of the displacement current is। peak value of the displacement current। हमें तो कुछ नया ही आ गया। डिस्प्लेसमेंट करंट याद है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाया था मैंने तुमको, याद है? डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं याद? डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बिकॉज यू डू नॉट रिमेंबर देन आई विल हैव टू रिवाइज इट। तो कैपेसिटर के जो 2 प्लेट्स थे ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। याद है क्या डाइलेक्ट्रिक? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? इट इज एन इंसुलेटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। है तो वो इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, बट इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है इधर
कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा प्लेट नेगेटिव, मतलब साइड सामने वाला प्लेट। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस करता है, और नेगेटिव वाला ये यहाँ पे पॉजिटिव को इंड्यूस करता है, जिसको तुम बोलते हो, याद है क्या, पोलराइजेशन चार्जेस। पक्का श्योर। अब प्रॉब्लम क्या था कि जब मैं इसको बैटरी लगाऊंगा, नॉर्मली हमने डीसी के लिए सीख के रखा है, वो हम लोगों ने एसी कभी इमेजिन नहीं किया, लेकिन दिक्कत क्या थी कि जब तुम डीसी लगाते हो तो करंट पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से निकलता तो है, प्लेट तक तो आता है, इसके आगे जा नहीं पाता है, क्योंकि ये बीच में नॉर्मली गैप होता है, गैप। लेकिन अभी तुमने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो अभी पता है क्या होगा, अभी ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव था ना, तो इन्होंने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, तो चार्जेस मूव होने लगे थे, नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्जेस का मोशन है, जहाँ भी चार्जेस का मोशन वहाँ क्या होता है, करंट। लेकिन यहाँ पे करंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तुमने कॉन्सेप्ट सीख के रखा है, वैसे तुमको नहीं भी याद होता तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट आरएमएस करंट होता है। मतलब तुमको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है घुमा फिरा के, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालोगे, वो भी चेक हो जाएगा कि आरएमएस वैल्यू है कि पीक वैल्यू है, देखते हैं। बताओ जल्दी बताओ, E इक्वल टू आई जेड होता है कि नहीं, तो I इक्वल टू ई बाई जेड होता है कि नहीं, हाँ तो I इक्वल टू ई बाई जेड होता है ना, होता है। ये आर एम एस बाई जेड, ये आर एम एस कितना है 220, जेड कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, क्योंकि इस सर्किट में इंडक्टेंस तो है नहीं, तो यू हैव 220 अपॉन जोग है, ये कितना है 100, वो कितना है 100, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, मतलब 2 बार 100 का स्क्वायर, मतलब 100√2, कितना 100√2, है ना, गुड, राइट, वेरी गुड। तो 100√2, तो 100√2 है, गुड, तो ये हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल, गुड। तो बताओ अभी आंसर क्या आएगा, बताओ बताओ, नहीं आएगा आंसर, तो हमारी कहाँ गलती हुई, कुछ गलती जानबूझ के करनी पड़ती है, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट आरएमएस करंट, इट इज पीक करंट। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है ना, वो आरएमएस करंट होता ही नहीं है, वो क्या होता है, पीक करंट। तो अगर पीक करंट चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ, ये पीक वैल्यू और आरएमएस का क्या कनेक्शन है, व्हाट इज ईआरएमएस, जल्दी बताओ ईआरएमएस क्या होता है, क्विक क्विक, ई नॉट बाय √2, तो व्हाट इज ई नॉट, ईआरएमएस √2, तो ईआरएमएस √2 बाय जेड। तो बस इतना ही है कि यहाँ पे क्या लगेगा √2, यहाँ पे √2 आएगा, तो यहाँ भी √2 आएगा, और ये हो जाएगा कैंसिल, तो कैंसिल हो गया, तो 22/10 2.2 होता है, तो आंसर 2.2 आना चाहिए आइडियली, है ऑप्शन बी। तो आंसर की में भी ऑप्शन बी देना चाहिए, गुड ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये आरएमएस करंट है कि पीक करंट है, हाँ पीक करंट है, गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in an AC circuit the reactance of a coil is √3 times its resistance, जो भी reactance है it is √3 times of resistance, the phase difference between the voltage across the coil, तो the phase difference between the voltage across the coil to the current through the coil will be, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सर्किट में कौन कौन है, तो बताओ कौन कौन है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, क्योंकि उन्होंने कॉइल बोला है, कॉइल, कॉइल है तो इंडक्टेंस है, कैपेसिटर का ही वर्ड यूज किया क्या, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉइल है, मतलब एल है और आर, तो सर्किट कौन सा है, एल आर, राइट। और पूछा क्या है, फेज डिफरेंस, इतना समझा ना, तो जोक है ये, सभी जोक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो उनको बोला सिंपल सिंपल ही है। डू रिमेंबर इंपॉर्टेंस ट्रायंगल, यस, मैं ऐसा ही पूछ लेता हूँ, डू यू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर एक्चुअली। तो ये एक्सएल है और ये क्या है, आर है, और ये कौन है, जेड है, और ये क्या है, फाई, वेरी गुड।
दे आर आस्किंग यू व्हाट इज फेज डिफरेंस, यस, एंड दे आर टेलिंग यू कि जो रिएक्टेंस है वो √3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस है। मतलब तुमको रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस पता है, इसका मतलब तुमने डायरेक्टली tan phi यूज करना चाहिए, क्योंकि tan phi इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन XL इक्वल टू √3R बोला है, तो देयरफॉर you have tan phi equals to XL which is √3R upon R, R cancel, तो tan phi is √3, tan phi √3, तो phi की वैल्यू कितनी होगी 60, 60 मतलब कितनी π/3, तो π/3 ऑप्शन है, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil of self inductance L is connected in series with a bulb and an AC source. Okay, brightness of the bulb decreases when iron rod is inserted in the coil. Frequency of AC source is decreased. Number of turns in the coil is reduced. A capacitance of reactance XC equal to XL is induced in the same circuit. पहले तो क्वेश्चन समझ लो। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमारे पास एक कॉइल है, ये जो कॉइल है इसको हमने इन सीरीज कनेक्ट किया किसके साथ, एक बल्ब के साथ, एक बल्ब के साथ। तो वी आर कनेक्टिंग दिस इन सीरीज विथ अ बल्ब एंड अ एसी सोर्स, ऐसा उन्होंने बोला है। गुड गुड। और पूछा है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस, तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज इफ द करंट डिक्रीजेस, क्योंकि ब्राइटनेस डिसाइड कौन करता है, करंट, हायर द करंट हायर द ब्राइटनेस। पक्का। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, तो इमेजिन दैट आई इंसर्ट एन आयरन रॉड हियर। अब आयरन रॉड से क्या होगा ये सोचना पड़ेगा आपको। जब आप आयरन रॉड की बात करते हो तो दो केस बनते हैं अभी, एक विथ आयरन रॉड, एक विदाउट आयरन रॉड। सो द आइडिया हियर इज कि अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि विथ और विदाउट आयरन रॉड में करंट का डिफरेंस कहां से आ गया। तो जो इनिशियल केस था, इनिशियल केस, ये इनिशियल केस है आपका विच इज बेसिकली विदाउट आयरन रॉड, और ये है फाइनल केस विथ आयरन रॉड। पक्का। गुड। तो इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस, करंट I1 बोल देता हूं मैं, इनिशियल करंट। व्हाट विल बी करंट इन दिस केस, सर्किट में करंट कितना होगा। वाई आर यू सो ऑलवेज कंफ्यूज्ड, सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है, वो तो एक्सटर्नल एलिमेंट है, छोड़ दो, कौन है, इंडक्टर। तो E इक्वल टू क्या आएगा, IXL, क्या आएगा IXL, हाँ कि ना, हाँ, तो I क्या आएगा E/XL, यस और नो, यस, वेरी गुड। तो XL क्या होता है, ओमेगा है, तो E/2πfL, ये है इनिशियल केस। क्योंकि उन्होंने कहीं तो फ्रीक्वेंसी मेंशन किया तो मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया। गुड। पक्का। देन सेकेंड केस में भी 2πf और L। अच्छा, ये जो L है, दिस इज इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड? ये तो याद ही नहीं, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड तो याद ही नहीं हमको, नहीं याद तो कैसे होगा। इट इज μ0 n² AL, वेयर एल इज द लेंथ। ऐसा था वो। पक्का पक्का। गुड। अब जब तक तुम आयरन रॉड इंसर्ट नहीं करते तो कॉइल के अंदर एयर है और यहाँ पे परमियाबिलिटी ऑफ एयर है μ0। जैसे ही तुमने आयरन रॉड इंसर्ट किया तो यही फॉर्मूला पता है क्या बन जाएगा, पता है, म्यू आर इंटू μ0 n² AL। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सराउंडिंग इनसाइड मटेरियल इज नॉट एयर, तो वहां पे μr इंटू μ0, μr इज रिलेटिव परमियाबिलिटी, μ0 इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का प्रोडक्ट होता है म्यू विच इज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम। पक्का। गुड। तो मुझे आंसर बताओ, व्हाट विल हैपन। सिंपल थिंग, अगर मैंने रॉड इंसर्ट किया है तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर बढ़ गया,
जनरेटर बढ़ गया तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो ब्राइटनेस कम हो गया। डन, ऑप्शन ए। गुड, ऑप्शन ए होना चाहिए, है ऑप्शन ए। डन। अभी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? हाँ, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन उसका है, बात सही है, लेकिन मैं अगर ऐसा इमेजिन करता हूँ कि मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के सिर्फ रॉड इंसर्ट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी सेम रख के, तो उस केस में रॉड इंसर्ट करने से करंट कम होगा। तो इन दिस केस इमेजिन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिर्फ एक रॉड इंसर्ट करने से, ये वैल्यू चेंज होने से, मतलब परमेबिलिटी की वैल्यू चेंज होने से करंट डिक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज हो तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो गया। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, जो ऑप्शन नंबर बी था तो वो सही नहीं है। और अगर ऐसा बोला होता कि फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड तो करंट इज डिक्रीज, तो फिर ए और बी दोनों करेक्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। An alternating voltage E equal to 200 root 2 sin 100t is connected to 1 microfarad capacitor through an ammeter, through an AC ammeter. The reading of the ammeter shall be. हमारे पास एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है 200 रूट 2 sin 100t is connected to 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। एक माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को तुमने कनेक्ट कर दिया, तो ये सर्किट क्या है? कैपेसिटिव है। क्या ये? कैपेसिटिव। सिर्फ कैपेसिटर है ना आपके पास, तो कैपेसिटिव सर्किट है। आपको रीडिंग पूछा, व्हाट इज रीडिंग ऑफ एमीटर? आरएमएस वैल्यू। तो तुमको क्या फाइंड करना है? IRMS। तो रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर गिव्स यू आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस फाइंड कर लो फिर। व्हाट इज आरएमएस? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए आरएमएस अपॉन जेड। अभी यहाँ पे जेड क्यों लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? XC, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज ए आरएमएस? E0 बाय रूट 2, E0 बाय रूट 2 होता है, बाय रूट 2। और XC, E0 बाय रूट 2, व्हाट इज XC? 1 अपॉन ओमेगा C। तो E0 ओमेगा C बाय रूट 2। तो E0 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 200 रूट 2। ये 200 रूट 2 आ गई वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड था ना, 1 माइक्रो 10⁻⁻6 अपॉन रूट 2, अपॉन रूट 2। हो गया? ये हो गया ओमेगा? यस, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो ये भी कैंसिल हो गया, हो गया? यस। तो कितना आ गया? ये 10⁻+4 और -2, तो 10⁻+4 एंड -6 तो -2 ना, तो 2 × 10⁻2 एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर। ये 20 × 10⁻³ लिखोगे इसको एम्पियर में, तो आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। डन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ही। गुड। अगेन दिस इज अ कॉम्बो ऑफ एसी सर्किट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जिनको कैपेसिटेंस वापस से अच्छे से याद है तो ही सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। पहली बात तो थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, दिख रहा है थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी नहीं है। और सीरीज आरसी सर्किट मतलब सीरीज आरसी सर्किट मतलब इंडक्टेंस तो नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है। इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो हमने आर सी को एक एसी सोर्स लगा दिया और बोला है कंसिडर टू सिचुएशन। कैपेसिटर इज एयर फील्ड, तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, एयर है। व्हेन कैपेसिटर इज माइका फील्ड, तो दो कैपेसिटर के बीच में तुमने माइका इज अ डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक तुमने फिल कर दिया। करंट थ्रू रजिस्टर इज आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी, तो रजिस्टर में से करंट आई है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी है। देन तो पहला ऑप्शन चेक करो, पहले ऑप्शन ए चेक करो, वो नहीं आया तो करंट के पास जाएंगे, पहले वोल्टेजेस चेक करेंगे। वैसे भी वोल्टेजेस के ना 3 ऑप्शंस है, तो ये भी तुमको देखना पड़ता है एग्जाम में। तुमको ये भी सोचना चाहिए कि ऑप्शन में करंट तो एक ही जगह पे दिया हुआ है, तो करंट में क्यों चेक करूंगा, पहले मैं वोल्टेज चेक करूंगा। कोई कोई उल्टा भी सोचता है, फिर उल्टा कैसे सोचते हैं कि करंट तो एक ही ऑप्शन में, तो पहले करंट चेक कर लो। सही आया तो अच्छा है, लेकिन अगर वो सही नहीं आया ना, तो अब तुमको वोल्टेज पे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो वोल्टेज 3 ऑप्शन में है, तो वोल्टेज पहले चेक करना, तो समझ में आ जाएगा कि तुमको तीनों में से कौन सा मिल रहा है। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं मिल रहा है तो वो मिल रहा है, बात ही खत्म हो गई।
तो रिमेंबर, करंट के पीछे लगोगे, ये दिस इज आवर माइंड गेम दैट दे प्ले विथ यू. हाउ स्टूडेंट्स थिंक, अच्छा ओ करंट एक ही जगह पे, पहले इसको चेक करते हैं. अगर ये तुम्हारा नहीं मैच हुआ तो ये तो तुमने कैलकुलेट किया ही, अब तुम वोल्टेज भी कैलकुलेट करोगे. अगर तुमने पहले वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया होता, राइट, हाई चांसेस कि इन तीनों में से एक आंसर मैच होगा ही ना, होने ही वाला है ना, या तो इक्वल टू आएगा, या एक ग्रेटर देन आएगा, या तो फिर लेस देन आएगा. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन तीनों में से एक आंसर नहीं है, उल्टा बी नहीं आने वाला. चेक कर लो, मुझे आंसर की मत बताओ, लेकिन बी नहीं होगा आंसर. कौन सा क्वेश्चन नंबर है 10th. देखो है क्या, बी होगा ही नहीं, नहीं है ना बी. हाँ, अभी चेक करते हैं. दिस इज हाउ दे प्ले माइंड गेम्स. तो वेरी गुड. तो अभी तुमको समझ में आ गया क्या करना है, पहले वोल्टेज चेक करना है. अब ये वोल्टेज कैसे, और ये वोल्टेज किसके अक्रॉस था, कैपेसिटर. फिर वही लॉजिक, V इक्वल्स टू आई आर. तो V इक्वल्स टू आई आर की जगह पे XC, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस भी था क्या, हाँ रेजिस्टेंस भी था, ठीक है रेजिस्टेंस भी था. तो रेजिस्टेंस था तो फिर इंपेडेंस लिखना पड़ेगा मेरे को, Z लिखना पड़ेगा, Z. तो V इक्वल्स टू आई जेड, ठीक, V इक्वल्स टू आई जेड. व्हाट इज Z, आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड. व्हाट इज XC, व्हाट इज XC, जल्दी बताओ. हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, वेरी गुड. पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड. अब यहां से भी आंसर आ सकता है. दो सिचुएशन थे, सिचुएशन नंबर 1 विथ एयर, गुड, और सिचुएशन नंबर 2 विथ माइका. डू यू रिमेंबर, अगर 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 दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स में तुमने सिर्फ एयर रखा है, एयर, तो यहाँ पे C0 लिखते हो. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ एयर, A एप्सिलॉन 0/d, जिसको तुम C0 बोलते हो, गुड. और अगर तुमने दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, पहले तो ये पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक यूज करने के पीछे पर्पस ही ये था कि मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ानी है. आई वॉन्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. तो इसलिए तो हम लोग डायरेक्ट इंसर्ट भी करते हैं ना उसके अंदर. तो ये हो गया, ये पहला सिचुएशन हो गया A, एयर वाला, और दूसरा सिचुएशन B है, कैपेसिटर इज फिल्ड विथ माइका. तो ये हो जाएगा I अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. C0 की जगह पे पता है क्या आएगा, K स्क्वायर C0 स्क्वायर. क्यों, क्योंकि जब तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो कैपेसिटी बिकम्स K टाइम्स ऑफ कैपेसिटी इन एयर, तो KC0 बन जाता है वो, राइट. फिर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका. अब पहले तो मुझे यहाँ से तुम कंक्लूजन बताओ, व्हाट डू यू थिंक. देखो आर स्क्वायर तो दोनों केस में कांस्टेंट है, वो तो सेम है. जो दूसरा टर्म इधर कंपेयर करना है, कंपेयर कर सकते हो, इसको कुछ एक कांस्टेंट नाम दे दो. लेट अस कॉल इट एज, लेट अस से ये एक y वैल्यू है, y. ये कौन सी वैल्यू है, y. y बोलो, y स्क्वायर बोलो, तुम्हारी मर्जी, y स्क्वायर बोल लो. तो ये वैल्यू क्या आएगी, v भी क्या आएगी, I अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय के स्क्वायर. सही है. अब मुझे बताओ, ये वैल्यू ज्यादा कि वो वैल्यू ज्यादा, A, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म छोटा हो गया क्योंकि डिवाइड बाय के स्क्वायर है. यहाँ पे जो सेकेंड टर्म था वो वाई स्क्वायर था, इधर क्या है वाई स्क्वायर बाय के स्क्वायर. तो सेकेंड टर्म छोटा हो गया, तो ओवरऑल वोल्टेज कम हो गया. तो पहले केस में वोल्टेज ज्यादा है, दूसरे केस में कम है. तो देयरफॉर VA इज ग्रेटर देन VB. ऑप्शन नंबर A है क्या ये? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 12 ohm resistor and a 0.21 Henry inductor are connected in series to AC source operating at 20 volts, मतलब RMS value of voltage, 50 cycles per second, that is the frequency. The phase angle between the current and the source voltage is. देखो मैं अभी लास्ट टाइम फेजर डायग्राम मतलब बेसिकली इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद मैं नहीं करने वाला, इसके बाद तुमको याद होना चाहिए. सॉरी टू से कि मैं नहीं करने वाला, क्योंकि एवरी टाइम यू शुड नॉट बी डूइंग द सेम थिंग. ये होता है रेजिस्टेंस मतलब करंट का डायरेक्शन.
और वैसे भी रजिस्टर था और इंडक्टर था। तो तुमको अगर याद होगा यहाँ पे होता है एक्सेल, दिस इज एक्सेल, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इम्पिडेंस जेड, और यह है फेज एंगल फाई। तुमको वैसे ही पूछा है फेज एंगल, मतलब फाई पूछा है, गुड। अब फाई पूछा है तो लुक क्या क्या दिया है, आर दिया है, एल दिया है, एक्सएल मिल जाएगा। तो एक्सएल मिल जाएगा तो फिर वही लॉजिक लगाएंगे, tan फाई इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड। तो tan फाई इक्वल्स टू अपोजिट साइड इज एक्सएल, एक्सएल इज ओमेगा एल, ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो tan फाई इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल बाई आर, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी वॉज 50 था ना फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी थी 0.21, मैं 0.2 लिख लेता हूँ, रेजिस्टेंस कितना है 12, वेरी गुड, गुड फॉर अस। तो ध्यान दो अभी यहाँ पे हाउ टू डू डायरेक्ट कैलकुलेशंस, ये भी तुम सीख जाओगे यहाँ से। अच्छा ये देखो ये कितना, ये 100 इंटू 0.2 मतलब कितना 20 बाई 12, 5/3, 4 5 जा 4 3 जा, तो 5/3 हुआ कि नहीं, हाँ कि ना, यस 5/3, और पाई बराबर, पाई और 3 रफली कैंसल। तो मुझे बताओ, थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो तुमको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, लॉजिकली सोचो। व्हाट इज tan ऑफ 60, √3, √3 इज 1.732, व्हाट इज tan ऑफ 90, इंफिनिटी, बराबर। तो तुम्हारा आंसर 1.732 और इंफिनिटी के बीच में है 5, मतलब तुम्हारा एंगल 60 और 90 के बीच में आएगा, सी आएगा ना। आई कैन प्रूव इट, चलो मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर बताएगा हमको। तो कैलकुलेटर बताएगा कि सच में ऐसा होता है। tan ऑफ 80 इट शुड बी 5 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, तो 80 डिग्री का मैं लेता हूँ tan 5.67, आ गया। तो कैलकुलेशंस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली करना सीख लो। अगला क्वेश्चन, an AC voltage is applied to resistance R and inductor L in series if R and inductive reactance both equal to 3। क्या ही क्वेश्चन है, वाह, both equal to 3, XL और R की वैल्यू सेम है, एंगल 45 बनेगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इज, यही डायग्राम वापस यूज करो, यहाँ तक ये सब सेम है। फिर तुमको बोल दिया एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या है, सेम है। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू अगर सेम हुई ना तो वो tan फाई, ये जो tan फाई तुमने लिखा ना वो 1 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है एक्सएल इक्वल टू आर, सॉरी नॉट एक्सएल एंड एक्सी बट एक्सएल एंड आर। तो जब ये दोनों ही सेम हो गए तो tan फाई की वैल्यू 1 हो गई, एक्सएल बाई एक्सएल दैट इज 1, तो फाई कितना हो गया π/4, 45, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a coil has resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at 50 hertz frequency. If an AC source of 200 volt 100 hertz is connected across the coil, the current in the coil will be। तो देखो पहले भी क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओहम, और उसका रिएक्टेंस कितना है 20 ओहम, लेकिन रिएक्टेंस ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है, ओमेगा 2 पाई एफ एल होता है, तो एक्सएल एफ पे डिपेंड करता है। तो ये 20 ओहम का जो रिएक्टेंस बोला है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे है। फिर तुमको बोला है कि अगर मैंने अभी एक एसी सोर्स 200 वोल्ट का और 100 हर्ट्ज का लगा दिया, किसको लगा दिया, कॉइल को, तो करंट पूछा है। ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था। तो फिर अभी वही बात है, वापस से इसको मैं वापस उसी अप्रोच से करता हूँ। पहले केस 2 पे जाता हूँ, फिर केस 2 में क्या क्या हमको लगने वाला है, फिर केस 1 से वो फाइंड करेंगे। तो केस 2 में केस नंबर 2 पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। केस 2 में तुमको पूछा क्या पूछा है, करंट, लेकिन वोल्टेज कितना था 200 और फ्रीक्वेंसी कितना था 100। तो तुमको करंट पूछा है, मतलब आरएमएस करंट पूछा है, ये तो क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज आरएमएस करंट, ई आरएमएस अपॉन इम्पिडेंस,
इम्पेडेंस ई आर एम एस कितना, ये ई आर एम एस है 200 वोल्ट 200, और इम्पेडेंस क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मैं इसको एक्सएल डैश बोल देता हूँ क्योंकि केस 2 है ये, राइट गुड। तो 200 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना था 30, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, 30 स्क्वायर प्लस व्हाट इज एक्सएल 2 पाई एफ डैश एल का स्क्वायर, एफ डैश पता है, यस 100 हर्ट्ज, सेकंड केस का जो फ्रीक्वेंसी है ना एफ डैश वो 100 हर्ट्ज का है। तो मुझे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अल्टीमेटली व्हाट डू आई नीड टू नो, एल। तो एल कहाँ से मिलेगा, इट विल कम फ्रॉम केस 1। नाउ केस 1 में एक्स एल की वैल्यू थी कितनी थी 20, लेकिन एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल, तो एल है एक्सएल बाई 2 पाई एफ और एक्सएल है 20 और 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी वॉज 50, 50 इंटू 200, हाँ ठीक है 1/5 है वैसे वो, तो ये कितना हो गया 1/5 पाई। अरे देखो ये 20 ये 100 तो 1 एंड 5 और पाई तो बचा ही ना, तो 1/5 पाई हेनरी, तो ये 1/5 पाई मिल गया। अब वो वहां सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 200 अपॉन अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर इज 900 प्लस 2 पाई एफ डैश इज 100, सेकेंड केस का फ्रीक्वेंसी 100 है और ये जो एल था एल कितना आया 1/5 पाई, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, स्क्वायर करना भूलना नहीं है, नहीं तो फिर गए ये और ये कैंसल, बराबर। व्हाट इज 200/5 40, 40 स्क्वायर इज 1600, 1600 प्लस 900 इज 2500, उसका रूट 50। थोड़ा फास्ट चलो, इतना स्लो चलोगे तो कैसे चलेगा, इफ यू गो दिस इज टू स्लो। तो ये कितना आ गया 200/50, मतलब कितना आ गया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच है। अभी आप लोगों का प्रॉब्लम कहाँ होता है, आई नो बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट वंस, तो मुझे पता है प्रॉब्लम कहाँ होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि तुम जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो तुम इसको, जो नॉर्मल अप्रोच होता है वो होता है बॉटम टू टॉप, मतलब तुम पहला सेंटेंस पढ़ोगे, फिर पहला सेंटेंस के बारे में सोचोगे, फिर सॉल्व करने लगोगे, फिर अटक जाओगे, ये समझ में नहीं आएगा कि ये पहला सेंटेंस से क्या फाइंड करना है और क्यों फाइंड करना है, इसलिए उल्टा अप्रोच यूज करो, टॉप टू बॉटम। सेकेंड सेंटेंस पहले उस पर काम करना। इन्होंने बोला है कि अगर मैंने एक एसी सोर्स लगाया होता 200 वोल्ट का और 100 हर्ट्ज पे, तो करंट कितना होता, मतलब मैं केस 2 पे पहले जाऊंगा। अब जब मैं केस 2 सॉल्व करने लगा तब मुझे समझ में आया कि मुझे अगर करंट चाहिए तो आई एम स्टक एट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस की वैल्यू मुझे मिलेगी केस 1 से, तो वापस यू गो टू केस 1 नाउ। इस मेथड को यूज करोगे तो बहुत सॉर्टेड आउट है, बहुत सिंपल, एकदम फ्लो एकदम स्मूथ रहेगा, आपको आंसर फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। बट प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द इनिशियल गिवन डेटा फर्स्ट, क्योंकि समझ में नहीं है ना, ठीक है ये दिया है, दिया, इससे क्या मिलेगा और क्यों चाहिए मेरे को। जब तुम केस 2 सॉल्व करते हो तो समझ में आता है कि क्या चाहिए, फिर समझ में आता है कि अच्छा ये एल चाहिए, एल कहाँ से मिलेगा, तो समझ में आता है एक्सेल से मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस आर ड्रॉस पावर पी व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, if an inductance is now placed in series with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be। अरे क्या सिंपल क्वेश्चन है, टू सिंपल। देखो ऐसा है, तुमको पहले केस में सिर्फ रेजिस्टेंस दिया था, रेजिस्टेंस से कितना पावर ड्रॉ किया P, राइट। अब हमने रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टेंस लगा दिया, अब कितना पावर ड्रॉ हो रहा है ऐसा पूछा है। पहली बात तो ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स है, एसी सोर्स में ना तुम हमेशा स्टार्ट ही यहां से करना, पावर इक्वल टू। अब इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, इट इज ऑल इन टर्म्स ऑफ आर एंड जेड, आर जेड आर जेड आर जेड आर जेड आर जेड। आर यू कनेक्टिंग द सेम एसी सोर्स, यस सेम एसी सोर्स, तो राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ ई
एंड आर, तो वो इक्वेशन याद है क्या, ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव ऐसा ही था ना। नहीं याद हो तो कुछ नहीं, मैं बताता हूँ तुमको, नहीं याद ना, डोंट वरी एट ऑल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इज ओके, यू राइट डाउन वी स्क्वायर बाय आर। बट इज दिस सर्किट डीसी? नो। तो आर आएगा क्या? नहीं, जेड आएगा, हाँ, और साथ में कौन आएगा? कॉस फाइव, और ये क्या आएगा? वी आर एम एस, और ये हो जाएगा एवरेज। अब इसको केस वन केस टू, केस वन में यू हैड ओनली रेजिस्टेंस, हाँ कि ना? हाँ, जब तुम्हारे पास ओनली रेजिस्टेंस होता है ना तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, नो लीड नो लैग। तो कॉस फाइव कितना आ जाएगा? 1। और उस केस में जेड के लिए सिर्फ आर बन जाती है, ओनली आर, बिकॉज इम्पिडेंस इज ओनली आर, देयर इज नथिंग एल्स। तो ऐसा है, तो फिर अभी आपको जो पहले केस में पावर मिलेगा, जिसको इन्होंने क्वेश्चन में पी बोला है, वो हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर, आरएमएस में लिख नहीं रहा, वी स्क्वायर बाय जेड, जेड क्या है? आर, इक्वेशन नंबर 1। पक्का पक्का, गुड। केस टू, व्हाट इज केस टू? जल्दी बताओ, व्हाट इज केस टू? अरे रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस। व्हेन यू राइट डाउन दिस, अब ऐसा है, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस है, तो अभी नॉर्मली गलती क्या होती है, ऐसा समझ लेते हैं कि ये इंडक्टिव सर्किट है, फेज डिफरेंस 90 नहीं है, रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस मिला के 90 नहीं होता है, सिर्फ इंडक्टेंस हो तो 90 होता है। तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में इंपेडेंस ट्रायंगल लगता है वापस से, cos फाइव इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज r बाय z, पक्का पक्का। और ये इक्वेशन वापस यूज करोगे, इसको p डैश बोल देंगे, क्या बोल देंगे? p डैश क्या था? v स्क्वायर, चलो v स्क्वायर, z है इंपेडेंस z, और cos फाइव क्या हो गया? r बाय z। श्योर 100%, हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। अब इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट द इक्वेशंस, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ऐसा है, ये बराबर है क्या? बराबर है ना ये? हाँ कि ना? वेरी गुड। तो ऐसा है, इसको p डैश इक्वल टू वी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं? यस। तो मैं अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। से मैंने क्या किया, आर को मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों किया ऐसा पता है? ये जो वी स्क्वायर बाय आर था वो p था, तो p डैश इक्वल टू p r बाय z का स्क्वायर, p डैश इक्वल टू p r प्लस z का स्क्वायर। ऑप्शन डी देख लो, ऑप्शन डी होगा, है गुड। तो रिमेंबर, इफ यू वांट इसको आरएमएस के फॉर्म में लिखना है तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज टू लेजी टू राइट डाउन आरएमएस। तो ये जनरल फॉर्मूला अगर तुम यूज करते चलोगे तो इट इज इजी। और भाई समझा कैसे कि यही यूज करना है? ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव क्यों नहीं यूज किया हम लोगों ने, या फिर आई स्क्वायर आर क्यों नहीं यूज किया? वो इसलिए नहीं यूज किया, पहली बात। ई आर एम एस, आई आर एम एस क्यों नहीं यूज किया? आंसर में वही सब दिख रहा है, आर और जेड, आर और जेड, आर और जेड। मतलब मुझे जेड तो चाहिए ही इक्वेशन में, राइट? और ऊपर से वी स्क्वायर बाय जेड क्यों यूज किया? क्योंकि नॉर्मली जब तुम बैटरी मतलब अल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हो तो नॉर्मली वो वोल्टेज सोर्स होता है। क्या होता है? वोल्टेज, ईएमएफ सोर्स। तो मैं ईएमएफ के टर्म में लिखूंगा ना, वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड। आई स्क्वायर लिखोगे वहां से भी वही आंसर आने वाला है। क्विक क्विक क्विक, जल्दी 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 जल्दी। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले तुमको पता है ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी बन सकता है। नहीं वो तो ठीक है, इसको तुम एज अ ट्रिक यूज कर सकते हो किसी और क्वेश्चन के लिए। अगर ऐसा बोला होगा कि हमारे पास एक ऐसी सोर्स था, पहले से रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 थी,
100 थी 100। फिर मैंने सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू भी 100 है। कितनी है? 100 है, बराबर। पहले से रेजिस्टेंस था 100, अब जो इंडक्टर लगाया उसका रिएक्टेंस वैल्यू भी कितना है? 100। रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस 100 है, राइट। तो व्हाट इज द न्यू पावर नाउ? तो पहले सिर्फ R था 100, अब Z है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर दैट इज 100 रूट 2। 100 कैंसिल हो गया तो 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2, तो पावर इज हाफ, पावर बिकम्स हाफ। तो ऐसा भी वो फॉर्मूला ऐसा ट्रिक यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circuit LCR are connected in series with alternating voltage source of frequency f, the current leads voltage by 45, the value of C is। LCR सर्किट है, उसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया तुमने फ्रीक्वेंसी f का, आपको पूछा कि अगर करंट लीड कर रहा है 45 डिग्री से तो वैल्यू ऑफ C बताओ। तो वही वही क्या वही बस यही इम्पेडेंस ट्रायंगल, बराबर। अब सिर्फ इसमें दोनों है, दोनों मतलब कौन कौन है? XL और XC। आई एम अवेयर, मुझे ऑलरेडी पता है कि जब करंट लीड करता है, क्योंकि क्लियरली बोला है करंट लीड कर रहा है, मुझे पता है कि ये वाला जो साइड है ना वो नीचे आए, मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि करंट लीड कर रहा है तो ये ऐसा बनने वाला है। लेकिन ये सिमेट्री अगर आप देखोगे, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों ट्राइंगल सेम बनने वाले हैं, तो मैं सिर्फ इससे ही सॉल्व कर लूंगा उसको। गुड, सिर्फ इतना है कि लिखते वक्त मैं यहाँ पे ना XC माइनस XL लिख देता हूँ, ठीक। तुमको क्या पूछा है? तुमको पूछा क्या है? क्या पूछा तुमको? वैल्यू ऑफ C, वेरी गुड। और तुमको फेज एंगल दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ C और फेज एंगल याद रखना। गुड, तो अब इफ आई टेक tan ऑफ phi, tan phi, व्हाट इज tan phi? XC माइनस XL अपॉन R, ठीक। व्हाट इज tan ऑफ 45? 1, क्योंकि 45 दिया हुआ है तुमको, 45, बराबर। व्हाट इज XC? 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L अपॉन R। tan 45 कितना होता है? 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C माइनस ओमेगा L अपॉन R। R को यहाँ लाए तो R इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L, बराबर। ये इसको इधर ले आए, R प्लस ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा C इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस ओमेगा L, बराबर। गुड, तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो R ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर L, तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन, पहले देख लेते हैं अब इन टर्म्स ऑफ, ओके वेरी गुड, हो गया आंसर। तो यहाँ पे ना ये ओमेगा से मल्टीप्लाई करना ही नहीं अंदर, इसको कॉमन निकाल के रखना बाहर। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा को रखा है बाहर, तो व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई एफ आर, 2 पाई एफ एल, हो गया। तो 1 अपॉन 2 पाई एफ आर प्लस 2 पाई एफ एल कहाँ पे? 1 अपॉन 2 पाई एफ आर प्लस 2 पाई एफ एल, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, पक्का। गुड, डन।